अरे मेरा तो जिंदाबाद हो चुका है, समाज का होना जरूरी है। मेरा जिंदाबाद करने की जरूरत नहीं है। साथियों, हमारे मित्र शिव कुमार जी कांबड़े साहब, इनके आग्रह पर मेरे कार्यक्रम सारे देश भर में डेली चल रहे हैं। इसके बावजूद भी कार्यक्रम रद्द करके आज शिव कुमार कांबड़े जी के डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के पश्चिम महाराष्ट्र स्तरीय अधिवेशन में आपके बीच में आया हूँ, तो उसकी बड़ी खास वजह ये है कि शिव कुमार कांबड़े जी जिस आग्रह से, जिस विचार से और जिस तीव्रता से अपनी विचारधारा को पकड़कर रखकर निरंतर लड़ाई लड़ने का काम उन्होंने जिंदगी भर जारी रखा। उन्होंने समझौता नहीं किया, उन्होंने सौदेबाजी नहीं की। ये जो उनका इतिहास है, उसकी वजह से मैं उनके इस कार्यक्रम में आया हूं और उनको अपने कार्यक्रम में बुलाते रहता। मैं किसी कार्यक्रम में आमतौर पर जाता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास ही मेरे संगठन का और आंदोलन का काम करने के लिए समय नहीं है। मगर शिव कुमार जी के कार्यक्रम में किसी भी स्थिति में मुझे जाना चाहिए, इसलिए मैं रात में लेट आवर्स पुणे आया और फिर पुणे से सवेरे चलकर आपके बीच में आया। साथियों, आज के मौके पर मैं कुछ बातें आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि जब तक हमारे मकसद, हमारे उद्देश्य स्पष्ट नहीं होते, क्लियरली डिफाइन नहीं होते, तब तक हम अपने मकसद के लिए कुर्बानी नहीं कर सकते। हम अपने मकसद के लिए अपने वोटों को बेचना नहीं चाहिए। ये विचार तब तक हमारे मन और मस्तिष्क में नहीं आ सकता जब तक हम अपने विचार में स्पष्ट नहीं हो, अपना मकसद क्लियर नहीं हो, तब तक हम लोग मजबूती से अपने आप को खड़े नहीं कर सकते। इसलिए कुछ बातें मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। पहली बात तो इसे आप लोग पक्के तौर पर गांठ बांध लो कि इस देश में जो आजादी का आंदोलन चलाया गया था, वो आजादी का आंदोलन नहीं था। ये बात हो सकती है कि हमारे बहुजन समाज के लोग आजादी के आंदोलन के प्रभाव में रहकर उसमें शामिल हुए हो सकते हैं, मगर आजादी का आंदोलन हमारे आजादी का आंदोलन नहीं था। (1885) को जिस कांग्रेस की स्थापना हुई, ऐसा नहीं कि ज्योतिराव फूले को उस समय हमारे आंदोलन के सबसे बड़े नेता जीवित थे, ज्योतिराव फूले। 1890 को उनका देहांत हो गया, तो 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई तो वो जीवित थे। और कांग्रेस के नेताओं ने उन्हें कांग्रेस में लाने की कोशिश की। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है
मगर ज्योतिराव फुले कांग्रेस में शामिल नहीं हुए। उद्देश्य और विचारधारा स्पष्ट थी, इस वजह से उसमें शामिल नहीं हुए। ये बात हम लोगों को समझना होगा। और ज्योतिराव फुले अपना आंदोलन लगातार जारी रखते रहे, बढ़ाते रहे। ये बात अगर हम सही तरीके से समझते हैं तो हमें बात समझ में आएगी। दूसरी मौलिक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिन लोगों ने कांग्रेस की स्थापना की, चटर्जी, मुखर्जी, बैनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर, ये उन लोगों ने कांग्रेस की स्थापना की। और जिन लोगों ने कांग्रेस की स्थापना की वो लोग कौन है? वो अंग्रेजों के गुलाम थे। ब्राह्मण अंग्रेजों के गुलाम थे और अपनी आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए 1885 को कांग्रेस की स्थापना की। मगर हम तो जो ब्राह्मण अंग्रेजों के गुलाम थे, हम ब्राह्मणों के गुलाम थे। ब्राह्मण अंग्रेजों के गुलाम थे, हम ब्राह्मणों के गुलाम थे। समझ लो, गांठ बांध लो। ये समझदारी ज्योतिराव फुले में थी कि ब्राह्मण अंग्रेजों के गुलामी से आजादी हासिल करना चाहते हैं और हम ब्राह्मणों की गुलामी से आजादी हासिल करना चाहते हैं। उनके संगठन में कैसे जाएंगे? ये स्पष्टता थी। ज्योतिराव फुले के दिमाग में एक क्लियर था। इसलिए बता रहा हूं कि हमारी विचारधारा स्पष्ट होनी चाहिए, नहीं तो बिकाऊ माल बनने के लिए ज्यादा समय नहीं लगता। हमारे पास कोई मकसद होना चाहिए जिसके लिए व्यक्ति या व्यक्ति समूह को ऐसा लगे क्या ये मकसद है जिसके लिए जिंदगी कुर्बान करनी चाहिए। जब ऐसा विचार मन में आएगा तब बिकाऊ माल जो समाज को बनाने वाले लोग हैं तो समाज बिकाऊ माल नहीं बनेगा। हमारे भाई ने कहा कि हमारी जागृति है, हमारे पास विचारधारा है, हमारे पास फिलॉसफी है, वो मतों में रूपांतरित क्यों नहीं होती? ये बहुत बड़ा सवाल है। यहां लोग कम थोड़ी है, ये लोग बहुत ज्यादा है। बहुत बड़ा बदलाव इतने ही लोग कर सकते हैं। बड़ा बदलाव इतने ही लोग कर सकते हैं, मगर इतने लोग तब कर सकेंगे जब उनका मकसद स्पष्ट हो, उनकी विचारधारा स्पष्ट हो। जैसे ज्योतिराव फुले को कांग्रेस में लाने की कोशिश करने के बाद भी ज्योतिराव फुले उसमें शामिल नहीं हुए। ये हिस्टोरिकल एविडेंस मैं आपको दे रहा हूं। मकसद, उद्देश्य और विचारधारा स्पष्ट किए बगैर हम मजबूती से किसी भी आंदोलन के साथ खड़े नहीं रह सकते। नहीं तो बिकाऊ माल बनाने वाले लोग बहुत है, सेलेबल कम्युनिटी बनाने वाले लोग बहुत है और हम लोग भी उनके प्रभाव में आकर बिकाऊ माल बन जाते हैं। इसके लिए मकसद और विचारधारा को स्पष्ट होना चाहिए। इसलिए बता रहा हूं, इसलिए समझा रहा हूं, आजादी का आंदोलन हमारे आजादी का आंदोलन नहीं था, ऐसा ज्योतिराव फुले का सोच था। ज्योतिराव फुले नहीं गए। अगर होता हमारे भी आजादी का तो जाते। शाहू महाराज के
के पास ऐसा नहीं कि जो बाल गंगाधर तिलक ने आदमी भेजा था की महाराज आपण फार लोकप्रिय आहात, जर तुमच्यासारखे लोकप्रिय राजे काँग्रेसमध्ये आले तर काँग्रेसची भरभराट व्हायला उशीर लागणार नाही. हा संदेश, ये संदेश बाल गंगाधर तिलक ने शाहू महाराज के पास भेजा था. शाहू महाराज ने कहा, तुम्ही ब्राह्मण लोग माझ्यासारख्या राजाला त्यांच्याबरोबर तुम्ही लोक काय व्यवहार करता, आणि जर माझ्यासारख्या राजाबरोबर तुम्ही असा व्यवहार करता तर माझ्या प्रजेबरोबर कसा कराल. नाही 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 नाही, मी तुमच्या बरोबर येणार नाही. विचार विचार सांगून राहिलोय. विचार की वजह से, विचारधारा की वजह से शाहू महाराज नहीं गए. ऐसा नहीं कि बाबा साहब आंबेडकर को भी कांग्रेस में शामिल करने की कोशिश नहीं हुई. अमेरिका में वो पंजाब का लाला लजपत राय, वो अमेरिका में जाके मिला. बाबा साहब ने कहा नहीं पढ़ रहा हूं, पढ़ने के बाद सोचूंगा. वो पढ़कर यहां आए, वो दोबारा आए. उन्होंने अपना आंदोलन शुरू किया, उस आंदोलन में जाने की कोशिश नहीं की. आप लोगों ने अपना संगठन निर्माण करने की कोशिश की, डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया बनाने की कोशिश की. ये बहुत महत्वपूर्ण बात है. इसको उसी तरह के गंभीरता से लिया जाना चाहिए. यदि हम उस तरह के गंभीरता से उसको लेते हैं तो इस काम को हम मजबूती से आगे बढ़ा सकते हैं. दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं. संगठन शक्ति आप निर्माण करना चाहते हो, उसके बगैर राज सत्ता हासिल नहीं हो. राज सत्ता दुनिया में कभी भी तस्तरी में परोसकर किसी को नहीं दी जाती. राज सत्ता हासिल करनी पड़ती है, और राज सत्ता हासिल करने के लिए हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने, भारत के संविधान ने जो तरीके बनाए हैं और फंडामेंटली हम लोगों को अधिकार दिए हैं, उसे समझना होगा. उन्होंने आर्टिकल 19 में संगठन बनाने का, संगठन संचालन करने का, चलाने का, विचार का प्रचार प्रसार करने का, अभिव्यक्ति की आजादी का मौलिक अधिकार दिया. हमें अधिकार ही समझ में नहीं आते तो मौलिक अधिकार कहां से समझ में आएंगे. द डिफरेंस बिटवीन अधिकार एंड मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर नंबर 3 में पढ़ लो तो आपको फंडामेंटल राइट समझ में आएगा. फंडामेंटल राइट अलग चीज है, राइट अलग चीज है. तो ये बात फंडामेंटल राइट में है. संगठन बनाने का अधिकार, संगठन चलाने का अधिकार, संचालन करने का अधिकार, अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार, विचारधारा के प्रचार प्रसार करने का अधिकार है. तो विचार होना चाहिए ना जिसका प्रचार हम कर सके. विचारधारा होनी चाहिए. विचारधारा हो तो हमें समझ आएगी. अब विचारधारा हमारे मकसद को ध्यान में रखते हुए, उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए होती है. शेड्यूल कास्ट की 1703 जातियों के टुकड़े ब्राह्मणों ने बनाए. महाराष्ट्र में आप 66 या 69 जातों के बारे में सोच रहे हैं, मगर देश में 1703 टुकड़े बनाए ब्राह्मणों ने. वो ब्राह्मण आजादी के आंदोलन में अंग्रेजों पर आरोप लगाते थे कि अंग्रेजों की पॉलिसी क्या है,
बांटो और राज करो। वो आरोप लगाते थे अंग्रेजों पर, बांटो और राज करो। तो अंग्रेजों ने कितने लोगों में बांटा था? हिंदू मुसलमान। तो अंग्रेजों ने 2 टुकड़ों में बांटा था और ब्राह्मणों ने शेड्यूल कास्ट को 1703 टुकड़ों में। मुझे कैसे समझ में आया? फुले शाह अंबेडकर की विचारधारा पढ़ने से, समझने से समझ में आया। मुझे भी समझ में नहीं आता था, ग्रेजुएट होने के बाद भी समझ में नहीं आता था। क्योंकि ग्रेजुएट जो हम लोगों को भारत में पढ़ाया जाता है उसका सिलेबस ब्राह्मण लोग निर्धारित करते हैं। उसमें मूर्ख बनाने का कार्यक्रम ज्यादा चलता है और जगाने का कार्यक्रम नहीं चलता है। लाखों करोड़ रुपया एजुकेशन पर खर्चा होता है, मगर हमारे लोगों को मानसिक रूप से तैयार करने के लिए कोई सिलेबस नहीं है देश में। गणपति का ही पढ़ाते ना, गधे का भी तो पढ़ाया जा सकता है। गणपति किसी न किसी धर्म का प्रतीक है। संविधान कहता है हम सेकुलर है, तो सेकुलर तो गधा है ना भाई, गणपति गधा थोड़ी है। गणपति जो है वो सेकुलर नहीं है, गधा सेकुलर है। क्योंकि कोई भी धर्म का दुनिया का आदमी गधे को अपने धर्म का नहीं मानता कि मेरे धर्म का है। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं कि वो सिलेबस क्या पढ़ाते हैं। छोटा एग्जाम्पल, बड़ा एग्जाम्पल देने से फिर हम लोगों को समझने के लिए दिक्कत हो जाएगी। छोटा एग्जाम्पल दे रहा हूं। इसलिए हमारे पास विचारधारा होने से बातें समझ में आती है। 801 टुकड़े आदिवासियों के हैं, 3743 जाति के टुकड़े ओबीसी के हैं। तीनों को मिलाकर 6247 जाति के टुकड़ों में ब्राह्मणों ने हमारे मूल निवासी बहुजन समाज को बांटा। 6247 जाति के टुकड़ों में अंग्रेजों ने कितने टुकड़े किए? हिंदू मुसलमान। ब्राह्मणों ने हमारे कितने किए? 6247। वो लोग बताते रहे अंग्रेज बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है, हमने मान लिया बहुत खतरनाक है। साले सबसे ज्यादा खतरनाक तो ब्राह्मण। डाटा और आंकड़ों के आधार पर बता रहा हूं, सबसे ज्यादा खतरनाक तो ये लोग हैं। एक जाति का आदमी दूसरे जाति के आदमी के साथ विश्वसनीय तरीके से संवाद नहीं कर सकता, इतना अविश्वास है। दूसरे का छोड़ो, समझ में आए इसलिए उदाहरण के लिए बता रहा हूं, विवाद के लिए नहीं। महान आणि मातंग जातांमध्ये एवढे काही विश्वासनीय संबंध आहेत सुकुमार साहेब? आहे, पण याला सुकुमार किंवा वामन मेश्राम जबाबदार नाही ना। याला सुकुमार किंवा वामन मेश्राम जबाबदार नाही, ज्यांनी ही उतरंडीची व्यवस्था निर्माण केली। उतरण समजतं ना, उतरण मराठी शब्द वापरतोय, मराठीत माणूस आहे। मला सर्व देशामध्ये बोलावं लागतं, त्यामुळे हिंदीमध्ये बोलावं लागतं। माझी मातृभाषा मराठीच है। तो मैं आपको बता रहा हूं, ये जो ऊंच नीच वाली जो व्यवस्था है, शेड्यूल कास्ट की कोई जाति ऐसी हॉरिजॉन्टल नहीं है, सारी अछूत जातियां है, सारी जातियां। 1703 शेड्यूल कास्ट की जातियां सारी अछूत है। अछूत का मतलब है सारे लोग उनके साथ स्पर्श का व्यवहार नहीं करते, सारी अछूत है, मगर सारी बराबर नहीं। कोई ऊंच है, कोई नीच है, कोई उसके नीचे है, कोई सबसे नीचे है। तो इसने एक क्रमिक असमानता है देश में, सारी दुनिया में असमानता है। भारत में असमानता नहीं है, भारत में क्रमिक असमानता है। अभी तक ये बात हमको समझ में नहीं आई कि असमानता और क्रमिक असमानता क्या है। अगर ये बात हमको समझ में नहीं आती तो हमें
जोड़ने का कार्यक्रम हम नहीं बना सकते। अरे जोड़ने का कार्यक्रम दूसरे नंबर का मुद्दा है, जगाने का कार्यक्रम पहले नंबर का है। पहले जगाना होगा तो जगाने की विचारधारा चाहिए, फिर जगे हुए लोगों को जोड़ना होगा, जोड़ने की विचारधारा चाहिए। जोड़े हुए लोगों को शक्ति में रूपांतरित करना होगा, संगठित शक्ति, इसकी अलग विचारधारा चाहिए। और शक्ति का विवेकशील तरीके से उपयोग और प्रयोग करने का हुनर चाहिए। एक चौथी बौद्धिक क्षमता चाहिए, एक नहीं है। राजसत्ता संगठित शक्ति के विवेकपूर्ण तरीके के उपयोग पर निर्भर है। इसलिए मैं आपको अनुरोध करता हूं, मुझे यह बात समझ में नहीं आई, आपको बताना चाहता हूं, आपको संगठित शक्ति निर्माण करने का काम करो, उससे राजसत्ता मिलेगी, उससे राजसत्ता मिलेगी। राष्ट्रवादी को कॉन्ट्रेडिक्ट करने से राजसत्ता नहीं मिलेगी। जो थोड़ी बहुत राजनीतिक समझ मेरे अंदर है, मैं आप लोगों को, मेरे पास, मैं 18 साल 3 महीने का था, अभी 65 साल 21 तारीख को पूरा हो गया, 2 दिन, 21 तारीख 65 साल पूरा हो जाएंगे। 47 के साल हो गया मैं ये लड़ाई लड़ रहा हूं। तो जो थोड़ी बहुत समझदारी राजनीतिक है, तो राष्ट्रवादी को कॉन्ट्रेडिक्ट करने से राजसत्ता मिलने की संभावना दूर रहेगी, मगर संगठित शक्ति निर्माण करने पर अगर ज्यादा जोर लगाओगे तो राजसत्ता मिलेगी। इस पर विचार करो। राष्ट्रवादी अगर आपके मतदाताओं का इस्तेमाल करती है संगठित शक्ति के बल पर, तो हम अगर हमारी संगठित शक्ति बनाते हैं तो हम बराबरी में आएंगे ना, हम बराबरी में आएंगे। हमें बराबरी में राजनीतिक दलों के साथ बात करना चाहिए। अगर हम अपने ना बिकने वाला समाज बना लेते हैं तो हमें किसी से खतरा नहीं है। मतलब आप लोगों को अनुरोध करना चाहता हूं, मेरे विचार पर आप विचार करिए। मैं ये नहीं कहता हूं मेरी बात मान लीजिए, मैं विचार करने के लिए अपील कर रहा हूं। आपको संगठित शक्ति का बल निर्माण करने के लिए जितनी चीजें बोलना जरूरी है उस पर कंसंट्रेट करो। और राजनीति में संगठित शक्ति के बल पर हमें व्यवहार करना चाहिए, हमें रणनीति बनानी चाहिए, हमें दांवपेच बनाने चाहिए। ध्यान रखो, सत्ता रणनीति बनाए बगैर मिलने वाली नहीं है। दांवपेच रणनीति से छोटे होते हैं, वो बनाए बगैर बिल्कुल भी सत्ता मिलने वाली नहीं है। दांवपेच में आपको दूसरे पार्टियों के साथ में संवाद करना होगा, वार्ता करनी होगी, और बराबरी से आपको अपने काम को आगे बढ़ाना होगा। आपको विधानसभा के चुनाव के बारे में, आपको लोकसभा के चुनाव के बारे में सोचना चाहिए, नगर पालिका के चुनाव के बारे में, जिला पंचायत के चुनाव के बारे में सोचेंगे तो आपका मामला आगे बढ़ेगा नहीं, फिर आपका मामला बिकाऊ की दिशा में आगे बढ़ेगा। अगर आप बड़ा लक्ष्य निर्धारित करते हो तो फिर छोटे लोग बड़े लक्ष्य के लिए अपने आप को तैयार करते, क्योंकि हमारे लोगों का दिमाग छोटा है। हमारे लोगों का दिमाग छोटा मतलब विचार करने की क्षमता छोटी है। और राजसत्ता हासिल करने के लिए रणनीति जरूरी है और दांवपेच जरूरी है। रणनीति और दांवपेच के तहत समझा रहा हूं, संगठित शक्ति का बल निर्माण करने पर ही जोर लगाओ, उसके बल पर
बात को आगे बढ़ाओ, वार्ता कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं। और सुकुमार कामड़ी जी को मेरा अनुरोध है, महाराष्ट्र में आगे बढ़ो, मैं आपके साथ में हूं। महाराष्ट्र लोक नसले तरी मी आहो, चिंता करू नका। अरे मी सरळ बोलणारा माणूस आहे, सरळ सरळ, काय आत आणि बाहेर दोन दोन नाही आहे, वामन मेश्राम दोन नहीं है। वामन मेश्राम जो आत्म में है तो बाहर है। कारण ये व्यवस्था अगर बदलना है तो हमारे अंदर की डुप्लीकेसी खत्म करनी होगी। पहले हमारे अंदर की जो डुप्लीकेसी है, दोहरापन है, वो खत्म करना होगा। अगर हम आपस में ही दो अछूत जातियां, मातंग और बाहर दो अछूत जातियां है, इस सच्चाई को तो कबूल करना चाहिए ना। और हमारी मातंग की और महारों की जो वोट संख्या है, उसके बल पर हम एक भी एमएलए नहीं बना सकते महाराष्ट्र में, गिरा सकते, यह भी समझना चाहिए। देखो, राजनीति में जो संगठन शक्ति का बल है, उसके दो मूल्य होते हैं। एक उपद्रव मूल्य होता है, एक उपयोगिता मूल्य होता है। पहले उपद्रव मूल्य सिद्ध करना पड़ता है, उसके बाद आपकी उपयोगिता है। तब आपके साथ बराबरी से डायलॉग होता है। हम अपनी उपद्रव मूल्यता सिद्ध करने के पहले ही बेच देते हैं, तो हमारी उपद्रव मूल्य खत्म हो जाता है, तो फिर हमारी उपयोगिता मूल्य खत्म हो जाता है। हमसे कोई डायलॉग ही नहीं करता, बराबरी भी नहीं करता। तो इसलिए मैं ये बात आप लोगों को बता रहा हूं, और इस बात को हम लोगों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा सिद्धांत मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। हमारे लोगों को ये मालूम नहीं, पढ़े लिखे लोगों को मालूम नहीं है, अनपढ़ लोगों को नहीं बोल रहा हूं, पढ़े लिखे लोगों को मालूम नहीं है। कितने लोगों को पता है नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन एंड रियल रिप्रेजेंटेशन, द डिफरेंस बिटवीन नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन एंड रियल रिप्रेजेंटेशन? पता ही नहीं। जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को जो पॉलिटिकल रिजर्व सीटें हैं लोकसभा में 131, आजाद भारत में आज तक कोई भी सरकार 131 मेंबर पार्लियामेंट जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के हैं, उनके समर्थन के बगैर नहीं बनी। कांग्रेस की नहीं बनी, जनता पार्टी की नहीं बनी। अभी बीजेपी की सेंट्रल में सरकार है, 303 मेंबर पार्लियामेंट है, उसमें 76 शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के है। 303 में 76 माइनस करो, बहुमत खत्म हो जाता। कोई भी सरकार आजाद भारत में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के समर्थन के बगैर नहीं बनी। इलेक्शन कमीशन के साइट में जाओ, डाटा जांच करो, और जो मैं कह रहा हूं उसको वेरीफाई करो। गलत साबित हुआ तो मुझे बोलो। मैं सब जांच पड़ताल करने के बाद बोलता हूं, माइक में तब तक नहीं बोलता। इसलिए कोई अखबार वाले मेरी बात नहीं छापते, सारे देश भर में नहीं छापते। और क्या बोलते हैं, इतना स्पष्ट बोलने से हम कैसा छापेंगे? सारा का सारा डाटा सबूतों के साथ बोलेंगे तो कैसा छापेंगे? तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि हमें संगठित शक्ति पर और उसको बनाने पर ज्यादा से ज्यादा जोर लगाना चाहिए। और संगठित शक्ति निर्माण करने के लिए हमारे पास क्लियरली डिफाइंड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, हमारे पास विचारधारा स्पष्ट होनी चाहिए। यदि हम 6247 जाति के टुकड़ों में ब्राह्मणों ने बांटा, तो हमें बांटने वालों के बारे में लोगों को जागृत करना चाहिए। ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है, महाराष्ट्र में 2% से ज्यादा नहीं है। देश में कांग्रेस ब्राह्मणों की पार्टी है, बीजेपी ब्राह्मणों की पार्टी है, जिनकी 3.5% संख्या है। उनकी रूलिंग भी पार्टी है, उनकी अपोजिशन पार्टी भी उनकी है, थर्ड अपोजिशन भी ही उनकी है।
और सारे देश के रीजनल पार्टियां भी लगभग वही चलाते हैं। और आप लोगों को पता होगा कि जो बीजेपी है वो एनडीए गठबंधन चलाता है। इसका मतलब है ब्राह्मण सारी रीजनल पार्टियों को अपने साथ में लेकर चला रही है, ब्राह्मण चला रहे हैं। कांग्रेस का 24 पार्टियों का गठबंधन है यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, उसमें भी इतने ही दल है, वो भी ब्राह्मणों के नेतृत्व में सारी पार्टियां हैं। तो इस देश में जिनकी संख्या 3.5% है, वो 3.5% संख्या वाले लोगों की एक भी नेशनल लेवल की पार्टी हो नहीं सकती, क्योंकि रूल जो है इलेक्शन कमीशन का 6% वोट 3 राज्यों में जिस पार्टी को पड़ेंगे वही पार्टी नेशनल लेवल की रिकॉग्नाइज पार्टी मानी जाती है। मगर ब्राह्मणों की संख्या एवरेज सारे देश में 3.5% है, एक भी पार्टी उनकी नेशनल लेवल की हो नहीं सकती, मगर उनकी 5 नेशनल लेवल की पार्टियां है। कांग्रेस उनकी है, बीजेपी उनकी है, कम्युनिस्ट उनकी है, मार्क्सवादी उनकी है और तृणमूल कांग्रेस उनकी है। 5 नेशनल लेवल की पार्टियां, रिकॉग्नाइज नेशनल पार्टियां 3.5% ब्राह्मणों की है, एक भी नहीं बन सकती। जो कानून है उसके अनुसार 5 है। हमारे सपोर्ट के बगैर कैसे बन सकती? हमारे ही सपोर्ट के बन रही ना। कोई उद्योगपति आप लोगों को चुनाव लड़ने के लिए पैसा देने वाला नहीं है। पिछले चुनाव में 60,000 करोड़ रुपया खर्चा हुआ, 60,000 करोड़। उसमें अकेले बीजेपी ने 30,000 करोड़ खर्चा किया, कांग्रेस ने 17,000 करोड़ खर्चा किया, दो पार्टियों ने 47,000 खर्चा किया और इतना हजार खर्चा किया। बाकी रीजनल पार्टियों ने किया 7,000 करोड़। उद्योगपति इतना सारा पैसा राजनीतिक दलों को चुनाव लड़ने के लिए नहीं देते हैं। आता कहां से? ये सारा काला धन। चुनाव में सबसे ज्यादा काला धन इस्तेमाल होता है। ऐसे सिचुएशन में हम लोग हमारे समाज की पार्टी को चलाए कैसे, उसको रिजल्ट ओरिएंटेड कैसे बनाए, हमारे लोगों को चुनकर भेजने लायक कैसे बनाए, हमारा रिप्रेजेंटेटिव हमारे पार्टी के द्वारा कैसे हो, ये हमारे मौलिक सवाल है। जिन सवालों का हमें पार्टी लेवल पर चिंतन करके जवाब ढूंढना होगा और रणनीतिक तौर पर उसको एप्लीकेशन करना होगा, अमल में लाना होगा, तब जाकर के हम ऐसा कर सकते हैं। एक बात काशीराम जी ने करके दिखाई, इसलिए दूसरे लोग को ये बताने वाला उदाहरण है। हां, ऐसा कर सकते, हम भी कर सकते हैं। अभी आपने कुछ दिन पहले मैंने आरएसएस के हेडक्वार्टर पर 3.5 लाख लोगों का मोर्चा लेके गया। लोगों ने मुझे कहा, अरे दिल्ली में लेके जाना चाहिए था, नरेंद्र मोदी के ऊपर लेके जाना चाहिए था। अब उधर आरएसएस के नागपुर में हेडक्वार्टर पे लेके गए। मैंने उनको कहा, ये नरेंद्र मोदी आरएसएस का रखा हुआ आदमी है, प्रधानमंत्री रखा हुआ, समझते हैं? समझदार लोग, समझदार, फार कमी लोग समझदार असतात, तुम्ही आहात। ये रखा हुआ प्रधानमंत्री है। मैं कई सालों से बोल रहा हूं, अभी तक मेरे खिलाफ में कोई एफआईआर नहीं हुआ। उनको मालूम है वामन मेश्राम पर एफआईआर करने का मतलब है उसको ज्यादा फायदा पहुंचाने का। दूसरे लोग एफआईआर से डरते हैं, मैं वेलकम करता हूं, मेरे को एफआईआर करो। क्योंकि देखो,
हम अपने समाज के लिए लड़ते लड़ते अगर एफआईआर, मैंने कोई चोरी की, डाका डाला है, फिर मेरे ऊपर एफआईआर कैसे होगा? आर्टिकल 19 के तहत संविधान के मैं यहां संगठन बना रहा है, संगठन चला रहा हूं, भाषण कर रहा हूं, विचार व्यक्त कर रहा हूं, लोगों को समझा रहा हूं, हथियार उठाओ ऐसा कह नहीं रहा हूं, तो मेरे खिलाफ कोई एफआईआर बनता नहीं है। इसके बावजूद भी जब कोई एफआईआर करता है तो फिर मुझे तो फायदा होगा ही। साथियों, एफआईआर से तब तक डरने की जरूरत नहीं है जब तक आप अपने मौलिक अधिकार को हासिल करने के लिए लड़ते हो। बिल्कुल बरोबर। एफआईआर आपको, अरे एफआईआर होने से आप समाज के लिए जेल में गए तो लोगों को कहो जब मैं जेल से बाहर आऊंगा 100-200 लोग हार डालने के लिए खड़े करो, दोबारा एफआईआर बंद, गारंटी लिख देता हूं आपको। अगर जेल से वापस आने के बाद 200 लोगों ने अगर हार डाले, उनको मालूम हो जाए अरे ये तो फायदा हो रहा, ये आदमी कार्यकर्ता था नेता हो गया है। और हमारे लोग नेतृत्व विहीन है और क्राउड है, हमारे लोग नेतृत्व विहीन है। नेतृत्व विहीन का मतलब होता है क्राउड, भीड़, और भीड़ भेड़ बकरियों की भी होती है और उसको एक आदमी चराने वाला होता है, लंबी लकड़ी लेकर के ऐसा ऐसा हिलाता रहता है तो बकरियां घूमते रहती है उसके इशारे पर। तो हमें भीड़ को शक्ति में रूपांतरित करने की पहली शर्त है भीड़ का कोई न कोई नेता होना चाहिए। तो नेता पैदा करो अपने अपने इलाके में। चौधरी बहुत है, नेता नहीं है। चौधरी समझते हो, 4 आदमी इकट्ठा होते हैं और एक आदमी को चौधरी बनाते हैं, वो चौधरी की जरूरत नहीं है। हमारे समाज में मैं 47 साल से देखता हूं, 4 आदमी इकट्ठा होते हैं, एक गली में संगठन बनाते हैं, उस गली के संगठन का नाम रखते हैं राष्ट्रीय। अरे तू गली में भी नहीं है भाई, तेरे को राष्ट्र में कितने स्टेट है पूछो उसको, राष्ट्र में कितने स्टेट है? बोलता जिले मालूम नहीं साले, महाराष्ट्र के टोटल कितने हैं, देश के स्टेट के कितने स्टेट है, तो कहां से मालूम होगा? तो जो छोटा संगठन बनाता है वो भी राष्ट्रीय होता है। मुझे मालूम है, मैं 31 स्टेट में मैं संगठन का काम कर रहा हूं। अभी 31 स्टेट में हमारा स्टेट अधिवेशन हुआ। 31 स्टेट में पिछले साल हमने 30 करोड़ रुपया सारे देश भर से जनरेट किया। हमने लोगों को समझाया कि हमें अपने मकसद के लिए पेबैक करना होगा, कीमत चुकाए बगैर कोई परिवर्तन संभव नहीं है। मुफ्त में थोड़ी परिवर्तन होने वाला है। विचारधारा के बगैर हम अपने समाज को मजबूती से खड़ा नहीं कर सकते। मैं बार बार ये बात आप लोगों को समझा रहा हूं, तो ये महत्वपूर्ण बात है, इसलिए ये बात मैं आपको बता रहा हूं। अभी मैं बहुत देर से आपको बात बता रहा था, चूंकि मुझे, जैसे मैंने कहा कि मेरा डेली कार्यक्रम है, कल मेरा बंगाल में है और पूना से बंगाल में फ्लाइट नहीं है, मुझे यहां से जाना होगा बॉम्बे, बॉम्बे से मुझे फ्लाइट है, तो अभी मुझे यहां से जाना होगा, तो सवेरे मुझे फ्लाइट मिलेगी, तो कलकत्ता में कल स्टेट की मीटिंग है। मगर सुकुमार कामड़ी जी का प्रेम है और प्रेम से ज्यादा मकसद के प्रति जो उनका आग्रह है, हट है। मैं सुकुमार जी को हटवादी मानता हूं, मैं भी हटवादी आदमी। मुझे बहुत सारे लोग जो बोलते हैं एक जिद्दी आदमी है, मकसद के लिए जिद्दी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो जिद नहीं करता वो अपनी जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता। जो जिद नहीं करता वो अपने जिद के लिए लाखों करोड़ लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकता। जिद होना चाहिए।
साथियों, आखिरी बात कहकर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये जो काम है, ये काम केवल शारीरिक बल के आधार पर नहीं हो सकता। आपकी इच्छा शक्ति प्रबल होनी चाहिए। इच्छा शक्ति का उदाहरण देके बात समाप्त करता हूं। इच्छा शक्ति का उदाहरण देने के लिए मैं आपको बताता हूं, मोहम्मद अली जीना टीबी के बीमार थे। उनके फैमिली डॉक्टर ने उनको कहा कि आपकी बीमारी अब मेरे कंट्रोल से बाहर चली गई है, बॉम्बे के सबसे एक्सपर्ट्स, टीबी एक्सपर्ट्स को आपको दिखाना होगा। तो डॉक्टर उनको लेके गए। लेके जाने के बाद उस डॉक्टर ने उनको टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद डॉक्टर ने कहा बैठिए। तो टेबल के सामने उनको बिठाने के बाद डॉक्टर ने जीना को कहा, जीना साहब, आपकी बीमारी इतनी बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है कि आपको 6 महीना पहले मर जाना चाहिए था। आप जिंदा कैसे, यही मुझे समझ में नहीं आ रहा। आपकी बीमारी इतनी बढ़ गई है कि आपको 6 महीना पहले मर जाना चाहिए था, मगर आप जिंदा कैसे हैं, यही मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो जीना ने डॉक्टर को जो जवाब दिया वो महत्वपूर्ण। क्या कहा जीना ने डॉक्टर को? डॉक्टर, पाकिस्तान लिए बगैर मरने वाला नहीं हो। पाकिस्तान लिया और कुछ दिन के बाद मर गया। तो शारीरिक बल पर वो लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। इच्छा शक्ति जो प्रबल होती है वो मकसद के आधार पर, जिंदगी का कोई मकसद बनाओ। हमारे लोगों की जिंदगी का मकसद क्या होता है? सोम कुमार जी, शादी करो, बच्चे पैदा करो, बच्चों को बड़ा कराओ, फिर उसकी शादी करो, फिर नाती पोती पैदा करो, फिर उसका पालन पोषण करो, और फिर एक दिन। ये हमारा जीवित क्रम है। तमाम जो हम लोग हैं, हम लोगों का जीवित क्रम ऐसे, जैसे जानवर बच्चे पैदा करते ही नहीं, जानवर भी ऐसे ही करते हैं, हम भी वैसे ही करते हैं। अरे तो जानवरों में और हमारे में क्या अंतर है भाई? जानवरों में और हमारे में अंतर होना चाहिए। जानवरों में और हमारे में अंतर होना चाहिए। यदि अंतर नहीं है तो जो दुश्मन हमारे साथ व्यवहार करता है वो व्यवहार इसीलिए करता है। जातियां जानवरों की होती है, इंसानों की नहीं। कभी सोचा है? देखो, आपको एग्जांपल देके समाप्त करो। घोड़ा, गधा, सूअर, खच्चर है जानवर की जाति, अलग अलग जाति। आदमी, 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 ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण भी आदमी, क्षत्रिय भी आदमी, वैश्य भी आदमी, शूद्र भी आदमी। जानवरों का क्या है? घोड़ा, गधा, खच्चर, सूअर। जानवरों में जातियां होती है, इंसानों में जातियां नहीं होती है। ब्राह्मणों ने जानवरों की व्यवस्था हमारे ऊपर थोप दी। ब्राह्मणों ने जानवरों की व्यवस्था हमारे ऊपर थोप दी, और इसे हमने स्वीकार क्यों किया? क्योंकि उन्होंने हमें अनपढ़ रखा। मुसलमानों की भाषा में अगर कहा जाए वो जाहिल रखा। जाहिल ज्यादा बढ़िया शब्द है, अनपढ़ आक्रामक शब्द नहीं है। मुसलमानों का जाहिल जो शब्द है ना, वो 3000 साल से हम लोगों को अनपढ़ बना के रखा। तो ये अनपढ़ता नहीं है, ये जाहिलत है। ये जाहिलत की वजह से जानवरों की व्यवस्था को हमने इंसानों के लिए स्वीकार किया। पहले इस बात को स्वीकार करो, और इस बात को स्वीकार करते ही आपको लगेगा जातियां समाज नहीं होती है। समाजशास्त्र पढ़ लो, जातियां समाज नहीं है, क्योंकि समाज समूह की आवश्यकता है, जातियों की समूह को आवश्यकता नहीं है। जाति विभाजन करती है, समाज विभाजन नहीं करती है, जोड़ती है।
दो समाजशास्त्र पढ़ लो, जो कह रहा हूं पढ़ लो, समझ लो। जाति को समाज कहना बंद कर दो। मार समाज, मातंग समाज, चमार समाज, गलत है। समाज शास्त्र के मौलिक सिद्धांतों के अनुसार गलत है। ये जाति समाज नहीं है। अगर जाति को समाज मानते रहेंगे तो जोड़ने का काम निगेटिव होगा, फायदा नहीं होगा। अगर जाति को तोड़ने का हथियार मानोगे तो जोड़ने की आवश्यकता समझ में आएगी, और जोड़ने का काम आप ज्यादा थ्रस्ट देकर करोगे। जोड़ने से शक्ति का निर्माण होगा, शक्ति से संगठन शक्ति बनेगी, और संगठित शक्ति का विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करके ही राज सत्ता हासिल कर सकते हैं। ऐसे ही नहीं मिलेगा, बहुत लंबा जतन करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको अनुरोध करता हूं कि ऐसा सोचो, ऐसा आचरण करो। मैं सुकुमार जी के साथ में हूं, सुकुमार जी मेरे साथ में हैं, दोनों मिलके बेड़ा पार लगाएंगे। धन्यवाद मेश्राम साहब जी। मंजिल